हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं फिजिक्स का हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार दरोगा का, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं आज उनके बारे में देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसका परत चढ़ी होती है? ऑप्शन ए टीन, बी सीसा, सी जस्ता, डी क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्ता। इसमें के पॉइंट को देखते हैं। लोहा को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो यह हवा एवं नमी की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया करता है, जिसे सामान्य भाषा में जंग लगना कहा जाता है। जंग का सामान्य सूत्र Fe2O3 होता है। जंग लगने से लोहा खराब हो जाता है एवं इसमें क्षरण होने लगता है। जंग की परत लाल और भूरे रंग की होती है। जंग की जो परत है वो लाल और भूरे रंग की होती है। जंग बनाने की प्रक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जंग लगने से लोहे का भार पहले बढ़ता है और बाद में घटने लगता है। जंग लगने से लोहे का जो भार है वो पहले बढ़ता है और बाद में घटने लगता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। फिर है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ता यानी कि Zn जिंक की पर चढ़ा दिया जाता है। जस्ता को चढ़ा दिया जाता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, लोहे पर जस्ता लगाने को ही जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन या यशदलेपन कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है, जैसे लोहे पर पेंट लगा देना। फिर है, लोहे के ऊपर ग्रीस मोबिल या तेल की परत चढ़ा देना एंडीकरण द्वारा। फिर नेक्स्ट है, लोहे को मिश्र धातु में परिवर्तित करना। फिर नेक्स्ट है, लोहे के बर्तनों जिनमें खाद्य पदार्थ का भंडारण किया जाता है उसके भीतरी भाग में जिंक की परत नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि Zn खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया कर उसे विषैला बना देता है। नेक्स्ट है, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है। फिर नेट वल्कनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो रबर को और मजबूत और कठोर बनाती है। वल्कनीकरण की सबसे आम विधि प्राकृतिक रबर को सल्फर गंधक से उपचारित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी में उपबंध सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन ए प्लैटिनम, बी हीरा, सी स्फटिक और डी सोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरा। इसमें के पॉइंट देखते हैं। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो है वो पृथ्वी का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा कार्बन का अपरूप एवं यह अधातु है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक विशेष प्रकार की चमक होता है। हीरा का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है। कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। कार्बोरेंडम को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। काले हीरे को बोल्ट कहा जाता है। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। इस पर रेडियम से निकलने वाले एक्स किरणें के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। फिर नोट में हम लोग देखेंगे, हीरे में एक चतुष्फलकीय संरचना होती है जबकि ग्रेफाइट में एक षटकोणीय संरचना होती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों का भौतिक गुण भिन्न होता है, लेकिन दोनों का रासायनिक गुणों में कार्बन के समान एक जैसा होता है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलिनन हीरा है जो 3106 कैरेट का है। दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा है वो कौन सा है? कलिनन हीरा। इसका पता 1905 में दक्षिण अफ्रीका में लगाया गया था। इसका पता 1905 में दक्षिण अफ्रीका में लगाया गया था। यह अभी ब्रिटेन राजघरानों के शाही संग्रह में शोभायमान है।
कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान भारत से प्राप्त हुआ था। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से भारत से प्राप्त हुआ था। ग्रेफाइट, यह भी कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप होता है। यह विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो एकमात्र अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में, इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। किसका? तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट पॉइंट है, हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व, सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। सबसे कम घनत्व वाला, सबसे हल्का, सबसे प्रबल अपचायक तत्व लिथियम है। सबसे प्रबल उपचायक तत्व फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। धोने वाला सोडा या सोडा ऐश का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। इसका इस्तेमाल घरों में धुलाई के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए टार्टरिक एसिड, बी बटग्रीक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड। प्रमुख अम्ल के स्रोत, दूध, दही, खट्टा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, नारंगी, संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, इमली या अंगूर में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, सांप या बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी, भौरे के डंक में नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है। गठिया रोग की दवा किससे बनाई जाती है? तो फॉर्मिक अम्ल से। सोडा वाटर पेय पदार्थ में कार्बनिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नोट, सोडा वाटर पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल संचायक बैटरी बनाने में, इसका रासायनिक सूत्र होगा H2SO4। कार और ट्रक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल ही डाला जाता है। फिर नाइट्रिक अम्ल HNO3 फिटकरी व शोरा में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फिटकरी व शोरा में। इसका उपयोग फोटोग्राफी में अम्लराज बनाने में किया जाता है। फिर है बेंजोइक अम्ल, औषधि निर्माण व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल, इसका उपयोग फोटोग्राफी व कपड़ों में स्याही के धब्बे हटाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं बी और सी। फिर वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ADE। इसको याद करने का एक ट्रिक है केड़ा, KEDA। फिर नेक्स्ट है नोट, विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग से भी प्रश्न आ रहा है। इसके बारे में जीव विज्ञान में बताया जा चुका है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। ए लोहा, बी स्टील, सी तांबा, डी लेड। तो लेड या शीशा के कंटेनरों का उपयोग रेडियोधर्मी सामग्रियों के भंडारण या ले जाने के लिए किया जाता है।
लेड एक भारी धातु है जो परमाणु विकिरण को अवशोषित करने में सक्षम है और इस प्रकार लोगों को जोखिम से बचाता है। प्रबल अम्लों को रखने के पात्र शीशे के बने होते हैं। यदि हम एसिड को धातु के कंटेनर में संग्रहित करते हैं तो वे संक्षारित हो जाएंगे, क्योंकि एसिड प्रकृति में संक्षारक होते हैं। शीशा आवर्त सारणी का एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 82 है। इस तत्व का प्रतीक Pb है। लैटिन नाम पलम्बम है। शीशा का उपयोग देखते हैं। यह एक धातु है जिसका उपयोग से पेंट और पाइप को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जा रहा है। इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है, उदाहरण के लिए शीशा अम्लीय बैटरी में, सोल्डरिंग और इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के लिए। फिर शीशा कम मात्रा में भी विषैला होता है, खासकर बच्चों के लिए। फिर है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। जब एक अस्थिर परमाणु नाभिक विघटित होकर अधिक स्थिर नाभिक बनाता है, इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मी क्षय कहा जाता है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 33 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणु में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम इत्यादि। सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? तो वो अल्फा किरण की। वर्ग विस्थापन नियम शोडी एवं फाजन ने दिया था। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक अल्फा किरण एवं 2 बीटा किरण निकलने से समस्थानिक का निर्माण होता है। बीटा किरण निकलने से संभारिक का निर्माण होता है। रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। फिर रेडियोधर्मी क्षय के बाद रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से शीशा में बदल जाते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुलर ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। रेडियो सक्रियता का SI मात्रक बैकरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरके में होता है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में पाया जाता है। नोट, प्रमुख अम्ल के स्रोत के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता? ऑप्शन ए लवण, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी चीनी, डी नींबू का रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीनी जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है। विलयनों में आशुत जल या शुद्ध जल विद्युत का चालक नहीं होता, लेकिन जल में कोई अम्ल, क्षार या लवण घुला हुआ हो तो वह चालक हो जाता है। विद्युत सेलों के विलयनों में भी विद्युत धारा का प्रभाव इसी प्रकार होता है। सुक्रोज, जिसे टेबल शुगर चीनी भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र है C12H22O11 होता है। इसका अध्ययन आमतौर पर भोजन में स्वीटनर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी एल्यूमिनियम, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया NH3 के बारे में देखते हैं। इसका औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि से किया जाता है। यह मानव मूत्र में भी पाया जाता है और यह नाइट्रोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रंगहीन वायु से हल्की तीव्र गंध वाली गैस है। सूंघने पर आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसकी अधिक मात्रा घातक भी हो सकती है।
सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि द्वारा तैयार किया जाता है। इस इस्पात बेसमर विधि से तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कच्छ विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF कांच को घोल सकता है। और फिर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में एक ऐसा गुण होता है जो कांच की सतह पर एक ऐसी परत बनाता है जो कांच की तरह दिखती है। इस प्रक्रिया को कांच निछारण कहते हैं। कांच पर लिखने के लिए भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। वह यौगिक कौन सा है जिसे कांच के बर्तन में नहीं रखा जा सकता। वह यौगिक कौन सा है जिसे कांच के बर्तन में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह कांच के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो वो हो जाएगा HF हाइड्रोफ्लोरिक। फिर है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हमेशा प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है और इसे आमतौर पर मोनेल के तांबे से बने धातु के उपकरण में संभाला जाता है। फिर है इसे कांच की बोतलों में संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। HF हाइड्रोफ्लोरिक के जलीय घोल का हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कहा जाता है। यह बहुत संक्षारक है। यह अत्यंत अभिक्रियाशील है जिसका उपयोग करना सुरक्षित नहीं है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल गहरी जलन पैदा कर सकता है अगर यह मानव त्वचा के संपर्क में आता है तो। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। अम्लराज यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इसे भी याद करें। पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है। अमलगम पारे मरकरी और किसी अन्य धातु के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है जैसे पारा और अन्य धातु। पारा एक तरल तत्व है लेकिन अमलगम कठोर हो जाते हैं। अमलगम के उदाहरणों में से एक पारा और चांदी का मिश्रण है। अमलगम का उपयोग दंत भराई बनाने कीमती धातुओं को बांधने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग बनाता है। यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है और सभी तत्वों में सबसे हल्का और सबसे सरल तत्व है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो नाइट्रोजन 78%। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है 46%। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी ब्रोमीन, सी जल, डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल। फिर है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ब्रोमीन है बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 7 समूह का तत्व है। ब्रोमीन का प्रतीक Br और उसकी परमाणु संख्या 35 है। यह धूसर लाल भूरा तरल है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान या सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पारा या मरकरी। इसका पॉइंट है पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। पारा के लिए रासायनिक प्रतीक Hg और इसकी परमाणु संख्या 80 है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल सटीक तापमान मापने के लिए
किया जाता है। पानी एक ऐसा पदार्थ है जिसकी ठोस अवस्था बर्फ तरल अवस्था की तुलना में कम घनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीएच मान है। ऑप्शन ए 7.0, बी 6.0, सी 8.0, डी 5.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.0। मूत्र का पीएच मान 6.0 है। निम्नलिखित पदार्थों में पाए जाने वाले सबके पीएच मान को याद रखें। तो देखते हैं किसका पीएच मान कौन सा है। तो चलिए इसको देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। लार का पीएच मान होता है 6.5। दूध का पीएच मान होता है 6.4। मूत्र का पीएच मान होता है 6। शराब का पीएच मान होता है 2.8। सिरका का पीएच मान होता है 2.4। नींबू का पीएच मान होता है 2.2। तो फिर किसी विलयन के अम्लीयता या क्षारीयता को बताने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो कैसा होता है, तो वो अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। वर्षा जल को पालर पानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा जल वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और फिर अम्ल वर्षों के रूप में गिरता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन स्मारक एवं भावनाओं का रंग अम्ल वर्षा के कारण खराब हो रहा है। फिर ताजमहल का रंग किसके कारण खराब हो रहा है, तो वो अम्ल वर्षा। ताजमहल का जो रंग खराब किसके कारण होता है, तो वो अम्ल वर्षा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सी है। ऑप्शन ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोना। सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु सोना है। धातुएं आघात वर्धनीय होता है, अर्थात इनको हथौड़े से पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे सोना Au, चांदी Ag। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक धातु है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा होता है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी के बाद सर्वाधिक आघातवर्धीय धातु है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सफ़ेद सोना कपास को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। ऑप्शन ए उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। डी उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका उत्तर विकल्प सही नहीं दिया है। तो समस्थानिक में क्या समान होता है, तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और रासायनिक गुण। फिर समस्थानिक में क्या भिन्न होता है, तो द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, भौतिक गुण। फिर है समभारिक के रासायनिक गुण एक दूसरे से हमेशा अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलेनियम के होते हैं 27। पोलेनियम की खोजकर्ता एम क्यूरी एवं पी क्यूरी हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, तो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो ट्राइटियम में हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। कार्बन डेटिंग विधि में मृत पेड़ पौधे, जीवाश्म, कार्बनिक पदार्थ इत्यादि का उम्र। यूरेनियम डेटिंग विधि में पुराने चट्टान, अकार्बनिक पदार्थ, पृथ्वी का उम्र आता है। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है। ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मैलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। कीट दंश के होने वाली खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जैसे चींटी का डंक और नेटल का डंक में या बिच्छू के डंक इत्यादि। फिर है मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका और अचार में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक वोटिंग स्याही में
प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, बी सिल्वर ब्रोमाइड, सी सिल्वर क्लोराइड, डी सिल्वर थ्वम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर का सबसे प्रमुख यौगिक है। इसको लूनर कास्टिक भी कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड AgL का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। फोटोग्राफिक फिल्म को घोलने के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कागज का जलना, बी नर्म लोहे का चुंबकित होना, सी जल में शक्कर का घुलना, डी जल में बर्फों का बनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कागज का जलना। इसके पॉइंट को देखते हैं। दो तरह के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज एवं भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद पुनः पूर्व अवस्था मूल अवस्था में नहीं आता। जैसे लोहा में जंग लगना, दूध से दही बनना, चावल से भात बनना, कोयला का जलना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना। फिर भौतिक परिवर्तन को देखते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई पदार्थ परिवर्तन के बाद भी पुराने अवस्था में आ सकता है। जैसे जल का बर्फ में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए संपीड़ित वायु, पहला है संपीड़ित वायु, दूसरा है स्प्रिंग, तीसरा है बैटरी, चौथा है संधारित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऊर्जा संग्रहण के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित्रा के बारे में देखते हैं। वह विद्युत युक्ति जो किसी विद्युत यंत्र को आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा देता है उसे संधारित्र कहते हैं। संधारित्र चालक की निजी धारिता से अधिक आवेश संचित करने का साधन है। डायोड बल्ब को ऋजुकारी रूप में प्रयुक्त होता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलते हैं। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा AC को प्रत्यक्ष धारा DC में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर करंट को एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए एक या अधिक P इंजेक्शन डायोड का उपयोग करते हैं। DC को AC में परिवर्तित करने का रिवर्स ऑपरेशन एक इन्वर्टर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? ऑप्शन ए उबालना, बी निस्पंदन, सी क्लोरीनीकरण, डी परावैंगनिक विकिरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निस्पंदन। तो निस्पंदन के बारे में देखते हैं पॉइंट को। किसी मिश्रण में से विशेष अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करने को निस्पंदन कहते हैं। निस्पंदन के अलावा सभी विधियों में सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं। जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन की मात्रा बढ़ने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण से जल शुद्ध किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 CaCOCl होता है। फिर है, जल में सोडियम कार्बोनेट डालने से जल की स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H बम इस पर आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी परिग्रहण अभिक्रिया, डी कृत्रिम तत्वांतरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम के जनक या पिता एडवर्ड टेलर हैं। हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन के दो समस्थानिक 2 ड्यूटेरियम होता है, आपस में संलयित होकर हीलियम के नाभिक निर्माण करते हैं। परमाणु बम के पिता या जनक रॉबर्ट ओपनहीमर। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं। परमाणु बम के पिता कौन है? जनक रॉबर्ट ओपनहीमर। तो फिर देखते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के उदाहरण। सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन बम। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना में मिलाया जाता है, सोना में क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन ए तांबा और चांदी, बी चांदी और एल्यूमिनियम, सी एल्यूमिनियम और जिंक, डी तांबा और सोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तांबा और सोना। इसके पॉइंट है, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाया जाता है, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाया जाता है। सोने में कॉपर मिलाने से सोना कुछ कठोर हो जाता है, जिससे जिससे उसको निश्चित आकार दिया जा सकता है। सोना या धातु की शुद्धता हॉलमार्क से मापी जाती है। इको मार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पर यह लगाया जाता है। एक मार्क कृषि उत्पाद पर। सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोना में 75% सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए सूट, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल, डी ग्लिसरॉल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग बड़े बड़े मशीनों में स्नेहक के रूप में भी होता है, क्योंकि इसका कूलिंग गुण अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए क्रिस्टलन द्वारा, बी संघनन द्वारा, सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, डी ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में वनस्पति तेलों को उच्च तापमान और दबाव के तहत हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया जाता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में निकेल उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है। ऑप्शन ए एफ, बी सी बी आर, डी 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एफ। इसके पॉइंट देते हैं, किसी भी परिस्थिति में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदलता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन हैलोजन समूह का पहला सदस्य है। हैलोजन समूह के तत्वों को ग्रुप 17 में रखा गया है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। पर पेरा ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन ऑप्शन ए दोहरा बंध बनाता है, बी बहुविध बंध बनाता है, सी एकल बंध बनाता है, डी तिहरा बंध बनाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुविध बंध बनाता है। इसके पॉइंट हैं, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। कार्बन के साथ जब कोई अन्य तत्व रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होते तो कार्बन खुद के ही परमाणुओं के साथ बंधन बनाना शुरू करता है। कार्बन अपने आप के साथ सबसे अधिक बंधन बना सकता है, क्योंकि कार्बन एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध भी बना सकता है। सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाए जाते हैं। फिर श्रृंखला और वलय बनाने के लिए किसी तत्व के परमाणुओं का स्वतः जुड़ना कैटेनेशन है। कार्बन में कैटेनेशन सबसे आसानी से होता है। अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बड़ी श्रृंखलाओं और संरचनाओं के निर्माण के लिए सहसंयोजक बंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच एक संक्षिप्त नाम के लिए है, किसके लिए? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन को पावर, बी हाइड्रोजन की संभावना, सी हाइड्रोजन की स्थिति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन को पावर। तो किसी द्रव की अम्लीयता या क्षारीयता को पीएच में मापा जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने 1909 में किया था। जिस जल का पीएच मान कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक और अम्लीयता भी अधिक होती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान सबसे अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है एवं इसका पीएच मान 7 होता है, अर्थात वर्षा जल उदासीन होता है। फिर शहद की मक्खी का विष कैसा है? ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी नमकीन, डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलिटिन मौजूद होता है। मधुमक्खी का जहर एक महत्वपूर्ण हथियार है, जिसका उपयोग मधुमक्खियां आत्मरक्षा के लिए करती हैं। यह पेट की गुहा में
जठर ग्रंथियों में उत्पन्न होता है। मधुमक्खियां अपने डंक में जहर इंजेक्ट करती हैं। शहद की मक्खी का विष एपिटॉक्सिन यह रंगहीन द्रव्य होता है जो प्रोटीन निर्मित होता है एवं इसका प्रकृति अम्लीय होता है। मधुमक्खी, भौरा, चींटी आदि के डंक में फॉर्मिक अम्ल HCOOH पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनाई जाती है। फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग की दवा बनती है। शहद की मक्खी एक विशेष प्रकार के नृत्य द्वारा गमन करती है, इसे वैगल नृत्य कहा जाता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज को सबसे मीठा शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान संभव हैं, 1/2 एवं -1/2। इन मानों के आधार पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाया जाता है। अगर चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2 है तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होगा। अगर इसका मान -1/2 है तो इलेक्ट्रॉन का घूर्णन वामावर्त होगा। नेक्स्ट, क्वांटम संख्या। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं के समूह को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा, द्विगांशी क्वांटम संख्या। तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति को प्रदर्शित करता है। फिर पहला, प्रधान क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा त्रिज्या को व्यक्त करता है। दूसरा, द्विगांशी क्वांटम संख्या। यह उपकक्षा का आकार निर्धारित करता है। तीसरा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह उपकक्षा की गति को बताता है। चौथा, चक्रण क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। ऑप्शन ए MCl, B M2Cl3, C MCl2, D MCl3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी MCl2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसमें M की संयोजकता 2 है, अतः इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 होगा। HPO4 को हाइड्रोजन फॉस्फेट कहा जाता है। यह एक बहुपरमाणुक आयन है जिसका सूत्र HPO4/2 है। HPO4 ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट 1 2 है। इसका सूत्र PO3 फिर OH2 के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें sp संकलित कार्बन है? ऑप्शन ए CH4, B C2H4, C C2H2, D C3H8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2H2। C2H2 एसिटिलीन है, अतः इसमें sp संस्करण होते हैं। इसमें रैखिक संरचना होती है तथा बंधन कोण 180 डिग्री होता है। एल्किन में sp3 संकलित कार्बन होते हैं। एल्किन में sp2 संकलित कार्बन होते हैं। एल्काइन में sp संकलित कार्बन होते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्किन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्किन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन एकल बंधन से जुड़ा होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध या त्रिबंध से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा है सोडियम। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, फिर बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 खाने का सोडा है। व्यापारिक नाम है बेकिंग सोडा। इसका प्रयोग पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। फिर धोवन सोडा Na2CO3 10H2O। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट होता है। कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। साधारण नमक, रासायनिक सूत्र है NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा होता है। रासायनिक सूत्र NaOH सोडियम कार्बोनेट।
फिर है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, व्यापारिक नाम बिना बूझा चूना, रासायनिक सूत्र CaO, यह कमरे के तापमान पर सफ़ेद कास्टिक क्षारीय क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका उपयोग कीटनाशकों और औषधि प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, कागज, स्टील आदि के निर्माण में भी किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सामान्य नाम इसका सामान्य नाम है बूझा हुआ चूना CaOH2। यह कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर प्राप्त होता है। इसका कोई रंग नहीं है और यह सफ़ेद पाउडर की तरह होता है। इसका उपयोग सफ़ेदी करने में, चीनी बनाने में, सीवेज उपचार में, ईंटों और पत्थरों को जोड़ने के लिए पेस्ट के रूप में किया जाता है। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, व्यापारिक नाम संगमरमर खड़िया, रासायनिक सूत्र CaCO3, इसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, बी कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन, सी आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन, डी कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। वेल्डिंग के लिए आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। फिर है ऑक्सी एसिटिलीन लौ का उपयोग इन धातुओं की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम, सीसा और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन ए CaO, बी CaSO4 हाफ H2O, सी CaCO3, डी CaNO3 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 हाफ H2O है। इन्हें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। इनका उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने, छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में होता है। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O, इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में, अमोनियम सल्फेट में स्वाद के रूप में आदि किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 है। इसका उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट में, सीमेंट उद्योग में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र CaO है। इसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु का केंद्र में नाभिक में उपस्थित होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित कणों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन के बारे में देखेंगे। इसका खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इस पर इकाई विद्युत धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 C आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार द्वारा की थी। यह एक वैद्युत उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग बराबर ही होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन, यह परमाणु के अंदर अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत कण को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी पोटेशियम क्लोराइड, डी सोडियम सल्फेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धता नमी सोखती है। मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट MgCl2 6H2O भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्री जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ऑप्शन ए फास्फोराइट, बी फ्लूरोरापाइट, सी है
क्लोरापायटाइड, डी है ग्रेनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। इसके अलावा सभी फास्फोरस के अयस्क हैं। फास्फोराइट Ca3PO4 3OH, प्लूयोरापाइटाइड CaGPO4 3F, क्लोरेएपेटाइड Ca3PO4 3Cl। फास्फोरस की सबसे अधिक मात्रा एपेटाइड में पाई जाती है। दांत एवं हड्डी में भी फास्फोरस होता है। दिया लाई बनाने में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। श्वेत फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। यह काफ़ी ज्वलनशील होता है, हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सोडियम भी काफ़ी ज्वलनशील होता है। सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से लोहा Fe तत्व नहीं प्राप्त होता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एल्युमिनियम धातु को उसके ऑक्साइड को विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। मैग्नीशियम अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है, जिसे उसके जलीय विलयन से विद्युतीय अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यौगिक का अणु संहति 14 है? ऑप्शन ए NaCl, बी NaOH, सी CaO, डी C2H4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NaOH। NaOH का अणु संहति या भार 23 + 16 + 1 यानी अपान इक्वल टू 40 हो जाएगा। कितना? 23 + 16 + 1 = 40। क्योंकि सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार लगभग 1 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा। NaCl का अणु भार 23 + 35 = 58 होता है, क्योंकि क्लोरीन का भार लगभग 35 होता है। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड एवं व्यापारिक नाम साधारण नमक होता है। CaO अणु संहति 40 + 16 = 56 होता है, क्योंकि कैल्शियम का भार लगभग 40 होता है। C2H4 का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, व्यापारिक नाम बिना बूझा चूना होता है। C2H4 का अणु संहति 2 × 12 + 4 × 1 = 24 + 4 = 28 होता है, क्योंकि कार्बन का भार लगभग 12 होता है। C2H4 का रासायनिक नाम एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 6.022 × 10⁻23, बी है 6.023 × 10⁻22, सी है 1.6 × 10⁻19, डी है 1.6 × 10⁻18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अणु का 1 मोल 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। मोल अवधारणा किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने की एक विधि है। यह अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में एक आधार इकाई है। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थिति होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या 0.012 kg में परमाणु की संख्या होती है। 1 मोल अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जो लगभग है 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए परमाणु भार से, बी परमाणु नंबर से, सी तुल्यांक भार से, डी संयोजकता से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संयोजकता से। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता संयोजकता से लगाया जाता है। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। संयोजकता एक संख्या है जो यह बताती है कि जब कोई परमाणु अपने ही तत्व के परमाणु या किसी दूसरे तत्व के परमाणु से बंध बनाता है तो वह कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, खोता है या साझा करता है। किसी तत्व का संयोजकता उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। संयोजकता का अधिकतम मान 4 हो सकता है। संयोजकता बराबर 8 - संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका अधिकतम मान 8 हो सकता है। कोर इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के भीतरी कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फिर परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए कठोर जल, बी भारी जल, सी लवणीय जल, डी मृदु जल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कठोर जल। कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण युक्त पानी को कठोर पानी कहा जाता है। जल दो प्रकार के होते हैं। पहला मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है मृदु जल कहलाता है। मृदु जल पीने योग्य होता है। दूसरा है कठोर जल, हार्ड वाटर, वह जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता है कठोर जल कहलाता है। इसका कारण इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट लवणों का घुला होना है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहला है अस्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता अस्थायी होती है। जल के इस कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। दूसरा है स्थायी कठोरता, जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले होते हैं तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहा जाता है। स्थायी कठोरता मात्र उबालने से दूर नहीं होती, इसे दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाकर गर्म किया जाता है। साधारण जल का रासायनिक सूत्र है H2O होता है। इसका परमाणु भार 18 होता है। इसका इस्तेमाल पीने के लिए होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। इसका परमाणु भार 20 होता है। इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, बी लैक्टिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन के द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। सभी जीव चाहे वो पेड़ पौधे हो या मनुष्य या जानवर हो श्वसन करते हैं। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है ऑक्सीकरण कहते हैं। धातुओं का ऑक्सीकरण होता है अवकरण, वह विक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अवकरण कहते हैं। अधातु का अवकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी। ऑप्शन ए डाल्टन, बी रदरफोर्ड, सी विलार्ड, डी मेंडलीफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेंडलीफ। आवर्त सारणी की खोज 1869 में रशियन रसायन शास्त्री मेंडलीव द्वारा किया गया था। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन दोनों वर्गों में रखा गया। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu और Hg, Ag और Ti, Au और Pt तथा Ba और Pb। उच्च परमाणु भार वाले कमंस तत्व का कम परमाणु भार वाले तत्व के पहले रखा गया, जैसे आयोडीन 126.92 को टेल्यूरियम 127.61 के बाद रखा गया है। 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समृहित करना समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था। मेंडलीव से पूर्व डाबेराइनर एवं न्यूलैंड्स ने तत्वों के समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उनके वर्गीकरण करने की पद्धति सफल नहीं रही। डाबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेंडलीव से पूर्व डाबेराइनर एवं न्यूलैंड्स तीनों ने परमाणु भार को तत्व का मूल गुण माना था, इसलिए तीनों का नियम
परमाणु भार पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने 1913 में किया था। इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मोशल का आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है एवं वर्ग की संख्या 9 होती है। वर्ग 1 से लेकर 7 तक दो उपवर्गों ए एवं बी में बटे हैं। इस प्रकार उपवर्गों सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु है और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस इनर्ट गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन अधातु है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड श्रेणी एवं परमाणु संख्या 89 से लेकर के 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी परमाणुवीय टक्कर, डी प्लाज्मा निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है। नोट, इस टॉपिक में पहले जानकारी दिया जा चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। ऑप्शन ए पीतल, बी जर्मन सिल्वर, सी बेल धातु, डी गन मेटल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेल धातु। फिर एक कॉपर के बेल धातु मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेल धातु तांबा और टीन का एक मिश्र धातु है। यह एक प्रकार का कांस्य है जिसमें टीन की मात्रा ज़्यादा होती है। बेल धातु का उपयोग सिक्का एवं बर्तन बनाने में होता है। पीतल, यह कॉपर एवं जस्ता का मिश्रण है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। फिर एक कांसा, यह तांबा और टीन का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर चांदी नहीं पाया जाता। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण है। फिर एक गन मेटल, यह कॉपर, जिंक और टीन का मिश्रण है। नोट, प्रमुख मिश्र धातु में कौन सा तत्व कितना मात्रा में पाया जाता है यह पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अनुक्रिया दर पर प्रभाव नहीं डालता है। ऑप्शन ए एंथैल्पी में परिवर्तन, बी तापमान, सी उत्प्रेरक, डी सांद्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंथैल्पी में परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ता है। सांद्रता बढ़ाने में से अभिक्रिया दर बढ़ाता है। उत्प्रेरक, यह ऐसा तत्व या यौगिक या पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को दर को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है, परंतु अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सांद्रता के बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। ऑप्शन ए गीलीसराल, बी पोलिएनिलिन्स, सी फुलेरिन्स, डी अभिन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फुलेरिन्स। कार्बन नैनोट्यूब CNT फुलेरिन संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग ऊर्जा भंडारण, डिवाइस मॉडलिंग, ऑटोमोटिव पार्ट्स, नाव पतवार खेल के सामान, पानी फिल्टर, पतली फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटिंग्स, एक्चुएटर्स और विद्युत चुम्बकीय ढाल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो ऑप्शन ए Na2NO बी है NO-3NO, सी है NO3NH4+, डी है NH4+N2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी NH4+N2। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अपचयन की प्रक्रिया को ही अवकरण कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही उपचयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन, डी तांबा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हालांकि हाइड्रोजन के समस्थानिक में न्यूट्रॉन पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। फिर है ड्यूटेरियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है एवं परमाणु द्रव्यमान 2 होता है। फिर है ट्राइटियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है एवं परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। फिर हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, इसका परमाणु भार 1.008 होता है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। फिर ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वसा। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का वसा है जो हमारे खून में होता है। शरीर इस वसा का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाता है। ट्राइग्लिसराइड के उच्च स्तर से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित होता है। वसा सामान्य 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में रहता है, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में रहता है तो इसे तेल कहा जाता है। वसा 2 प्रकार का होता है, संतृप्त वसा एवं असंतृप्त वसा। केवल नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है। मछली का तेल, वनस्पति तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है। वसा के कारण ही शरीर में चर्बी आता है। वसा ना हो तो हड्डियां को चोट पहुंच सकता है, पर अधिक वसा से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से हृदय संबंधित बीमारी का खतरा रहता है, हार्ट अटैक। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों ऊर्जा का स्रोत है। तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। जैसे खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में अधिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए पारा, बी सीसा, सी जस्ता, डी टीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जस्ता। नोट, इस टॉपिक के बारे में प्रश्न आ रहे हैं। इस प्रश्न को पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है। ए हाइड्रोजनीकरण, बी गैल्वेनाइजेशन, सी अनिलीकरण, डी किण्विनीकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया किया जाता है। नोट, इस टॉपिक के प्रश्न बार बार आ रहे हैं, इसका पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaSO4 2H2O क्या है? ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी जिप्सम, सी इप्सम, डी विरंजक चूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम। CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम जिप्सम है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट के जमने की गति धीमी हो जाता है, जिसके कारण यह मजबूत होता है। जिप्सम का उपयोग कई चीज़ों के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल है उर्वरक, प्लास्टर, डाइवॉल, ब्लैक बोर्ड, चाक इत्यादि। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O, विरंजक चूर्ण CaOCl2, इनसम लवण MgSO4 7H2O है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी जॉन डाल्टन, सी मैक्स प्लांक, डी जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी मैक्स प्लांक। क्वांटम सिद्धांत को जर्मन भौतिक वैज्ञानिक मैक्स प्लैंक ने 1900 में दिया था। प्लैंक ने तप्तकाली वस्तुओं से उत्सर्जित विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु में प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन का अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि औसतन रूप से छोटे संवेष्ट में होते हैं। ऊर्जा के इन छोटे छोटे संवेष्टों पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं। आइंस्टीन ने साल 1908 यानी कि 1908 में प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन प्रकाश को विद्युत प्रभाव एवं द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध के लिए जाने जाते हैं। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफेनाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए शीशा, बी सोना, सी चांदी, डी टीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चांदी। स्टेफेनाइट
चांदी का अयस्क है। चांदी का अन्य अन्य अयस्क हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, अर्जेंटाइट। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटाइट अयस्क से किया जाता है। चांदी का संकेत एजी होता है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है। चांदी विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक होता है। दूसरे स्थान पे तांबा, पहले स्थान पे चांदी, दूसरे स्थान पे तांबा। तांबा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। सोना का अयस्क कैलावेराइट, पेटजाइट और सिल्वेनाइट है। नोट: सोना, सीसा एवं टिन के बारे में पहले बताया जा चुका है, हम लोगों ने ऊपर इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH4+O2 है। ऑप्शन ए CO2H2O, बी CO2H2, सी है COH2O, डी है COH2। CH4+O2 मिलकर क्या बनाएंगे, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए CO2H2O। फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने से अंतिम रूप से CO2H2O तथा ऊष्मा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी। ऑप्शन ए संलयन, बी विस्फोट, सी विखंडन, डी ऑक्सीडेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करते हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम लिटिल बॉय था, जिसे यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम का नाम फैट मैन था, जिसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को यूएसए में किया गया था। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने बताया था। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।